हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं ट्रांसफार्मर चैप्टर का लेसन थ्योरी। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से क्या होता है, ट्रांसफ़र होता क्या है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस तरह से कार्य करता है। ठीक है, तो हम चलते हैं आज ट्रांसफार्मर के परिचय से। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का परिचय होता है। ट्रांसफार्मर होता क्या है? तो ट्रांसफार्मर हमारे पास एक स्थैतिक युक्ति होती है, यानी इसमें कोई घूमने वाला पुर्जा नहीं होता। इसलिए इसमें घूमने वाला पुर्जा नहीं होने के कारण हमने इसको क्या नाम दिया? स्थैतिक युक्ति। आपके पास ये ट्रांसफार्मर है, इसके अंदर आपको कोई घूमने वाला भाग दिख रहा है? कोई घूमने वाला भाग नहीं है। तो घूमने वाला भाग नहीं है तो किस प्रकार की युक्ति हो गई? स्थैतिक युक्ति हो गई। दूसरी बात, यह विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है, यानी एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है बिना किसी स्पर्श के। ठीक है, अब इसके अंदर कितने वाइंडिंग होती है? तो एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। जब आप इसके अंदर प्राइमरी को सप्लाई देते हो, किस वाइंडिंग को? प्राइमरी को सप्लाई देते हो, तो सेकेंडरी में ऑटोमेटिकली चुंबकीय वाहक बल यानी चुंबकीय विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। वो किसके द्वारा होता है? चुंबकीय फैराडे के नियमानुसार। ठीक है, अब ये पूछे ट्रांसफार्मर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मेरे पास ट्रांसफार्मर होता है वो करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस या अनोन्य प्रेरण या सह प्रेरण। कौन कौन से? पहला हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस, दूसरा हो गया अनोन्य प्रेरण, अनोन्य प्रेरण दूसरा हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया सह प्रेरण, सह प्रेरण। ठीक है, पहला हो गया अनोन्य प्रेरण, दूसरा हो गया सह प्रेरण, और अनोन्य प्रेरण को इंग्लिश में बोल देते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। कौन सा? म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो अब देखो ट्रांसफार्मर में जो सिद्धांत होता है वो कौन सा होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस, सह प्रेरण या अनोन्य प्रेरण। ठीक है, लेकिन घूमने वाली युक्ति भी नहीं होती, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्थैतिक युक्ति। ठीक है, अब इसमें देखो ट्रांसफार्मर केवल किस सप्लाई पर कार्य करता है? ट्रांसफर होता है वो केवल एसी सप्लाई पर कार्य। कौन सी सप्लाई पर? केवल तो ट्रांसफार्मर होता है वो केवल एसी एसी सप्लाई पर कार्य करता है, डीसी पर नहीं। अब एसी पर ही क्यों करता है, टीसी पर ही क्यों नहीं करता? अब आपका इस रीजन को पता होना चाहिए कि आपको पूछ ले ट्रांसफर मानते हैं एसी सप्लाई पर कार्य करता है, लेकिन क्यों? रीज़न क्या होता है? एसी सप्लाई पर ही कार्य करता है, डीसी पर क्यों नहीं? तो इसका रीज़न होता है एसी सप्लाई पर क्यों कार्य करता है कि हमारे पास इंडक्शन प्रभाव होता है। इंडक्शन किस सप्लाई में होता है? ओनली एसी पर। इसीलिए ट्रांसफार्मर की सप्लाई पर कार्य करता है एसी पर। डीसी पर कार्य नहीं करता। क्यों? अब आपको ये पता होना चाहिए एसी में फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है और डीसी में फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है। तो देखते हैं एसी में, किसमें? तो हमारे पास एसी सप्लाई होती है, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़, और डीसी होती है, डीसी के अंदर होती है 0 हर्ट्ज़। अब आपके पास एसी में 50 हर्ट्ज़ हो गई और डीसी में 0 हर्ट्ज़ हो गई। तो अब आपको ये पता होना चाहिए हमारे पास एक्सल बराबर जो वाइंडिंग ट्रांसफर वाइंडिंग, ये भी होना चाहिए वाइंडिंग होती है या फिर कैपेसिटर होता है। क्या होती है हमारे पास? वाइंडिंग होती है। ठीक है, वाइंडिंग में क्या होता है? देखो, तो वाइंडिंग यानी इंडक्टिव। कौन सा लोड हो गया? इंडक्टिव। तो इंडक्टिव लोड के बराबर क्या होता है हमारे पास? इंडक्टिव लोड के बराबर होता है, यानी इंडक्टिव लोड इसमें होता है एक्सल। एक्सल बराबर होता है 2πfl। ठीक है, हमारे पास एसी में लेते हैं, पहले किस में? एसी में लेके चलते हैं। तो एसी में 2 का मान 2 हो गया, पाई का मान पाई रख लिया, फ्रीक्वेंसी होती है 50, एल का मान एल रख लिया।
अब हमारे पास जो मान आएगा वो क्या आएगा, 100 पाई एल। मान क्या आ गया, 100 पाई एल। ये किसके अंदर आ गया, एसी के अंदर। एसी के अंदर क्या आ गया, 2 पाई। एक्सएल मान होता है, एक्सएल बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ एल। जब 2 का 2 हो गया, पाई का मान पाई रख लिया हमने। एफ की वैल्यू कितनी है, 50, क्योंकि एसी में कितनी होती है हमारे पास, 50 हर्ट्ज़ होती है। तो एसी में कितने ले लिया हमने, 50 हर्ट्ज़। और एल इंडक्टिव, यानी जो इंडक्टिव लोड होता है उसका मान कितना रख लिया, एल। हमारे पास क्या आ गया, 50 को किसी इंटू कर दिया 2 से, कितना आ गया, 100। पाई का पाई और एल का एल, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 100 पाई एल। अब डीसी में देखते हैं, डीसी में, तो डीसी में फ्रिक्वेंसी का मान क्या होता है, 0 हर्ट्ज़। क्या होती है, 0 हर्ट्ज़। तो देखो एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल रखा, वैल्यू 2 की 2 रखी हमने, पाई की वैल्यू पाई रखी, एफ का मान क्या रखा, 0 इंटू एल की वैल्यू रखी। क्या वैल्यू आएगी, किसी संख्या को 0 से इंटू कर लो, हमेशा क्या आता है, 0 आ गया। जब हमारे पास एक्सएल का मान, किसका, एक्सएल का मान 0 हो गया, यानी एक्सएल बराबर क्या आ गया, 0। जब एक्सएल का मान 0 हो गया, एक्सएल किस में होता है, प्रतिरोध में। जब हमारे पास किसकी वैल्यू 0 हो गई, आर 0 हो गई, यानी आर की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, अब हमारे पास आर की वैल्यू 0 हो गई। जो वाइंडिंग होती है हमारे पास, 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है। जब इसमें आर का मान 0 हो गया, या आप आर की जगह एक्सएल भी ले सकते हो, एक्सएल ही लेते हैं वैसे तो, एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई। जब ओम का मान 0 हो गया तो इसमें धारा क्या जाएगी, अधिक जाएगी। धारा अधिक जाएगी तो वाइंडिंग क्या हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा। इसीलिए हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो केवल एसी सप्लाई पर कार्य करता है, डीसी पर नहीं। ठीक है, हम इसमें भाग भी देख लेते हैं। जो आपके पास ये भाग होते हैं, कौन कौन से, ये हो गया, ये हो गया, ये क्या होते हैं, टर्मिनल। क्या होते हैं, टर्मिनल। क्या होते हैं, टर्मिनल होता है। ये टर्मिनल हो गया, इसके अंदर ये वाला भाग आपके पास, ये वाला क्या नाम से आएगा, ऑयल गेज आएगा, टेम्परेचर गेज आएगा। ये आएगा टेम्परेचर माप, है ना, टेम्परेचर गेज, टेम्परेचर मापने वाला। ठीक है, ये 3 भी क्या है आपके पास, जो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। ये क्या हो गया, आउटपुट टर्मिनल। कौन सा, OUT PUT, आउटपुट टर्मिनल। ठीक, अभी आउटपुट टर्मिनल कैसे पता लगा, आउटपुट है, डेल्टा कनेक्शन है, डेल्टा में कितने वायर रहते हैं, 3 आगे, तो RYB। आप लेते हो, आउटपुट में लेते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में लेते हो तो आउटपुट में कितने वायर आते हैं आपके पास, 4, 3 फेज के लिए, 1 न्यूट्रल के लिए। तो इसमें RYB न्यूट्रल हो गए, तो 3 फेज 1 न्यूट्रल के लिए आ गए, तो 4 वायर आ गए हमारे पास। ठीक है, अब आपके पास ये कौन सा भाग हो गया, ये कौन सा भाग है, एक्सप्लोजर वेंट। कौन सा, एक्सप्लोजर वेंट। जब आपके भागों के आएंगे तब उनमें अच्छी तरह से और समझेंगे। अभी तो ये मुख्य मुख्य जो दिख रहे हैं वो देखो। ठीक है, अब चलते हैं हमारे पास कि होता क्या है, क्या नहीं होता। ठीक है, तो चलते हैं हम, ट्रांसफार्मर क्या होता है। बेसिकली हमने इसके बारे में समझ लिया, ये किस प्रकार की युक्ति, स्थिति की युक्ति होती है। ठीक है, अब देखते हैं, चलते हैं, अब चलते हैं इसके बारे में कि नोट्स किस तरह से बनाए। तो नोट्स बनाओगे, चलो चलते देखते हैं। हाँ, तो देखो अब हमारे पास पहला नोट्स है हमारे पास परिचय में, ट्रांसफार्मर या परिणामी। ट्रांसफार्मर को क्या बोलते हैं, परिणामित्र। क्या बोलते हैं ट्रांसफार्मर को, सॉरी, क्या बोलते हैं इसको,
परिणामित्र वो ट्रांसफार्मर, ठीक है, TF। तो इसमें देखो परिणामित्र एक स्थैतिक युक्ति है। मैंने क्या बताया था, ट्रांसफर किस प्रकार की युक्ति है, स्थैतिक युक्ति है। क्या करती है, जो विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करती है, यानी प्राइमरी वाइंडिंग से किस वाइंडिंग में, सेकेंडरी वाइंडिंग में भेजती है। तो हमने सप्लाई कौन सी वाइंडिंग में देते हैं, प्राइमरी में। जो प्राइमरी में चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है वो कौन से किस वाइंडिंग की छेदन करते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग के चालक छेदन करते हैं। तो सेकेंडरी में क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल पैदा होता है। तो विद्युत धारा होती है वो एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित हो जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हमारा। सेकंड पॉइंट, परिणामित्र की प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलन विद्युत रूप से नहीं जुड़ी रहती, जबकि वे चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। आपकी जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, कौन कौन सी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। देखते हैं ये कौन सी वाइंडिंग है आपके पास, ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये P और ये S, ठीक है। ये प्राइमरी हो गई, सेकेंडरी हो गई। अब ये दोनों ना तो आपस में जुड़ी हुई है, इसका परिपथ अलग है, इसका परिपथ, लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र प्राइमरी में पैदा होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र प्राइमरी में पैदा होगा उसी चुंबकीय क्षेत्र कौन करेगा, सेकेंडरी के चालक उसी का छेदन करेंगे। जितना क्षेत्र इसके अंदर यानी जितना चुंबकीय क्षेत्र प्राइमरी में पैदा होगा उसी के चुंबकीय क्षेत्र का सेकेंडरी के चालक होते हैं वही उतना ही छेदन करेंगे। तो ये विद्युतीय रूप से तो क्या होती है, अलग होती है, लेकिन चुंबकीय रूप से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है पॉइंट सेकंड के बारे में। तो देखो सेकंड क्या बोला, परिणामित्र की प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलन विद्युत रूप से जुड़ी नहीं होती। अब ये बताया दोनों का विद्युतीय परिपथ क्या होता है, अलग अलग होता है। इसी के कारण विद्युतीय परिपथ अलग अलग होने के कारण इन दोनों ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी के मध्य प्रतिरोध कितना बताया गया है, अनंत बताया गया है, इसी कारण बताया गया है, ठीक है। और किस रूप से वे चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है बताया था, जो प्राइमरी में पैदा होगा उसी चुंबकीय क्षेत्र का छेदन सेकेंडरी के चालक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड लाइन, हमारे थर्ड क्या बोल रहा है, यह युक्ति केवल एसी सप्लाई पर कार्य करती है, डीसी पर कार्य नहीं करती। अभी बताया मैंने आपको, अगर इसको डीसी आपूर्ति दे दी जाए इसकी प्राथमिक कुंडली जल जाएगी। मैंने अभी बताया आपको क्यों प्राइमरी पर क्यों एसी सप्लाई पर कार्य करती है, डीसी पर क्यों नहीं करती है। मैंने बताया था एक्सल का मान, जब डीसी में फ्रिक्वेंसी का मान 0 होता है तो एक्सल का मान क्या हो जाएगा, डीसी में 0। जब डीसी में एक्सल का मान यानी कि प्रतिरोध का मान 0 हो गया तो उसमें सप्लाई होती है या धारा होती है उसका मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और धारा किस परिपथ के अंदर अनंत होती है, शॉर्ट सर्किट के अंदर। तो वो क्या होता है, फिर ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग को क्या कर देगी, शॉर्ट सर्किट कर देगी। इसलिए हमेशा इंडक्शन का प्रभाव होता है वो कोई ओनली एसी सप्लाई पर होता है, इसीलिए ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई पर कार्य करता है, डीसी पर नहीं करता, ठीक है। हमारा चौथा पॉइंट है, परिणामित्र में कोई गुणित इसकी जगह है गुणित, कोई गुणित भाग नहीं होने के कारण इसमें प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलन की आवृत्ति समान होती है। जो प्राथमिक वाइंडिंग में सप्लाई फ्रिक्वेंसी होगी, कौन सी होगी, सप्लाई फ्रिक्वेंसी क्या होती है, एफ। कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, कौन से टॉपिक की बात कर रहे हैं, चौथे टॉपिक की, इसकी बात कर रहे हैं। अब इसमें बोल रहा है आवृत्ति क्या होती है, समान होती है। किस वाइंडिंग में, प्राथमिक और द्वितीय वाइंडिंग में क्या होती है, कौन सी चीज़ समान होती है, फ्रिक्वेंसी एफ क्या होती है। जब आपके पास ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, जितनी फ्रिक्वेंसी इसमें होगी उतनी फ्रिक्वेंसी इसके अंदर आएगी। और ट्रांसफार्मर की एक खासियत यही चीज़ है कि ये सप्लाई फ्रिक्वेंसी यानी जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको कभी परिवर्तन नहीं करेगा। जो आप प्राइमरी वाइंडिंग में जितनी फ्रिक्वेंसी दोगे उतनी किस में निकालेगा, सेकेंडरी में। ये इसकी खासियत है, यह वोल्टेज को परिवर्तन कर देगा, धारा को परिवर्तन कर देगा, शक्ति को परिवर्तन कर देगा। लेकिन
फ्रिक्वेंसी को कतई परिवर्तन नहीं करेगा ये, ठीक है। इसमें फ्रिक्वेंसी क्या होगी, नियत रहेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। पाँचवें क्या है, परिणामित्र की प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलों में घेरों की संख्या में परिवर्तन करके वोल्टता तथा धारा को आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। ये भी सही है। जब आप प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, कौन सी में, प्राइमरी वाइंडिंग, ये मान लो इसमें अधिक टर्न है, अब इसमें क्या होगी, वोल्टेज V का मान क्या होगा, इसके अंदर अधिक, इसके अंदर V कम होगी, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, इसमें टर्न, इसमें N का मान क्या है, अधिक है, इसमें N क्या है, कम है, तो इसमें V भी क्या है, कम है। अगर इसके अंदर N अधिक है तो V भी क्या है, अधिक है, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, ये मान लो प्राइमरी में हमें आउटपुट में अधिक वोल्टेज चाहिए, अधिक वोल्टेज चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, सेकेंडरी में अधिक टर्न देने चाहिए, अधिक टर्न दिए, ये प्राइमरी में दिए हमने, हमें क्या चाहिए, आउटपुट में अधिक वोल्टेज चाहिए तो हमने क्या कर दिया, सेकेंडरी में अधिक टर्न दे दिए। इसमें V अब क्या है, कम है, इसमें V क्या होगी, अधिक होगी, इसमें N भी क्या है, कम है, इसमें N भी क्या होंगे, अधिक होंगे। इसके अंदर N अधिक है, V अधिक है, I क्या हो जाएगी, निम्न। अगर इसके अंदर V कम है, N कम है तो I क्या हो जाएगी, अधिक। DC में आपने पढ़ा होगा, इसमें DC सप्लाई में V समानुपाती I, यानी दोनों किस रूप में होते हैं, समानुपात में, ठीक है। जबकि AC में क्या होता है, AC में कौन सी सप्लाई में, AC सप्लाई में V और I कौन सा संबंध होता है, विलोमानुपाती, विलोम संबंध होता है। V बढ़ेगी, I क्या होगी, कम होगी। इसीलिए इसमें हमने क्या रखा, V कम रखा, N कम रखा, तो इधर V अधिक हो गई, N अधिक हो गया, और I क्या हो गई, कम हो गई। इधर V कम है, N कम है, I क्या हो रही है, अधिक हो रही है। तो इससे ये स्थापित होता है, या इससे ये सिद्ध होता है कि जो AC में वोल्टेज और धारा में कौन सा संबंध होता है, विलोमानुपाती संबंध होता है, ठीक है। चलो अगले टॉपिक पे। तो ये होते हैं आपके ट्रांसफर का परिचय हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ठीक है, ट्रांसफर का परिचय हो गया। अब चलते हैं ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत क्या होता है, कैसे क्या कार्य करता है, किस तरह से कार्य करता है, किस तरह से नहीं करता, ठीक है। अब आपके पास ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत, कौन सा, वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। अब वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं कैसे कार्य करेगा। आपके पास ये ट्रांसफार्मर की कौन सी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग दे रखा है, प्राइमरी सर्किट। ये कौन सा सर्किट है, सेकेंडरी सर्किट। आप इनपुट में किस में सप्लाई देते हो, प्राइमरी में सप्लाई दिया, किसमें सप्लाई दी, प्राइमरी में। प्राइमरी में सप्लाई दिया आपने, तो सेकेंडरी जब इसमें प्राइमरी में सप्लाई गई, किसमें, प्राइमरी में सप्लाई गई, ठीक है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में क्या हुआ, प्रत्यावर्ती प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ, कौन सा, प्रत्यावर्ती प्रकार, जिसको बोलते हो घूमने वाला, कौन सा, घूमने वाला, ठीक है, घूमने वाला। जब चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है, फैराडे का नियम क्या बोलता है, दो चीज़ों यानी कोई भी दो वस्तु, उसके अंदर एक चीज़ घूमनी चाहिए और दूसरी चीज़ स्थिर होनी चाहिए। तो हमारे पास ट्रांसफर में कोई घूमने वाला भाग तो होता नहीं है, तो ये क्या बोलते हैं, दो बात शर्तों में से एक बात तो सिद्ध हो गई, ठीक है। अब बचा घूमेगा फिर कौन, तो जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर घूमता कौन है, चुंबकीय क्षेत्र घूमता है। चालक स्थिर रह के उसमें क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का छेदन करते हैं और विद्युत वाहक बल पैदा करते हैं। क्या घूम रहा है, चुंबकीय क्षेत्र, चालक क्या है, स्थिर। तो जो ट्रांसफार्मर में विद्युत वाहक बल पैदा होता है उसको कौन सा बोलते हैं, स्थिरजन्य। यानी ट्रांसफार्मर के द्वारा उत्पन्न किया गया विद्युत वाहक बल कौन सा होता है, स्थिरजन्य। कौन सा होता है, स्थिरजन्य, ठीक है। जो ट्रांसफार्मर के द्वारा उत्पन्न हुआ विद्युत वाहक बल कौन सा होता है, स्थिरजन्य होता है। अब आपने क्या किया, प्राइमरी में सप्लाई दी,
प्राइमरी ने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र पैदा किया। जो चुंबकीय क्षेत्र इस कोर के माध्यम से आएगा, इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, फिर इस तरह से आएगा। इस तरह से आके क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र किसका छेदन करेगा, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, जो चालक है, कौन से, सेकेंडरी के चालक, ये क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में बाधा उत्पन्न करेंगे, यानी कि काटेंगे चुंबकीय बल रेखाओं को। तो काटेंगे तो हमारे पास जो सेकेंडरी के चालक है वो क्या करेंगे, छेदन करा, तो इसमें क्या हुआ, विद्युत वाहक बल पैदा हुआ। किसके अंदर, कॉइल के अंदर, सेकेंडरी कॉइल के अंदर। और हमारा लैंप क्या होगा, हमारा लैंप क्या होगा, तो हमारा लैंप प्रकाश देने लग जाएगा। तो हमारे पास सिद्ध हो गया कि दो चीज़ों में से एक चीज़ स्थिर होनी चाहिए, दूसरी चीज़ गतिमान होनी चाहिए। ये पूछ रहे ट्रांसफार्मर में कौन सी चीज़ घूमती है, चुंबकीय क्षेत्र घूमता है। तो ट्रांसफार्मर के द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है वो किस प्रवृत्ति का होता है, गतिजन्य होता है, स्थितिजन्य होता है। तब क्या बोलोगे कि हमारे पास स्थितिजन्य होता है। कौन सा होता है, स्थितिजन्य होता है। ठीक है, अब एक चीज़ हो रही है इसके अंदर, ठीक है, वो देखते हैं कौन सी चीज़ है। मान लीजिए इसकी ये चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है, इस तरफ आ गया, इस तरफ आ गया, इस तरफ आ गया, इस तरफ आ गया। अब आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र किसके अंदर से जा रहा है, कोर के अंदर से। और कौन छेदन किया, सेकेंडरी के चालक छेदन किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप सेकेंडरी वाइंडिंग को लोड से संयोजित कर देते हो तो जो कोर होती है, कोर भी किसकी बनी होती है, सिलिकॉन इस्पात। जो कोर होती है ट्रांसफार्मर कोर, ये किसकी होती है, सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील की बनी होने के कारण जो कोर होती है आपकी, ये कोर होती है, इस कोर में भी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, या ये मान सकते हैं कि विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है इसमें, कोर के अंदर। जो कोर के अंदर विद्युत वाहक बल पैदा होता है, किसके अंदर, कोर के अंदर। इसको क्या बोलते हैं, विरोधी विद्युत वाहक बल, या बोलते हो स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ। क्या बोलते हो, वी का मतलब विरोधी विद्युत वाहक और बल। ये क्या करता है, अनावश्यक रूप से शक्तियों की खपत करता है, या आप ये मान सकते हो कि हमारे कोई काम की नहीं है। ट्रांसफार्मर ओनली क्या करेगा, शक्तियाँ पैदा करेगा, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को गर्म करेगा, कोर को गर्म करेगा, बस अनावश्यक रूप से शक्तियों की खपत करेगा। और हमारे जो कहने का मतलब ये होगा, अनावश्यक शक्तियों की खपत कैसे, जो हमारा मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है उसका विरोध कर लेगा, यानी कि जो आउटपुट में हमारे पास आउटपुट में वोल्टेज मिल रही है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा, घटा देगा। ठीक है, यही होता है हमारे पास विरोधी विद्युत वाहक बल। कौन सा विद्युत वाहक बल, विरोधी विद्युत वाहक बल। ठीक है, ये हो गया कोर के अंदर होता है विरोधी विद्युत वाहक बल। कोर किसकी बनी होती है, सिलिकॉन इस्पात की। और कोर की पत्तियों की मोटाई कितनी रखी जाती है, 0.35 से 0.5 या 6 भी ले सकते हो mm, 0.5 से 0.6 mm। ठीक है, पत्तियों की मोटाई ले सकते हो। ठीक है, तो चलो हो गया हमारे पास कार्य सिद्धांत। अब ये पूछ ले, ट्रांसफार्मर बताया था मैंने किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर अनोन्य प्रेरण। कौन सा, अनोन्य प्रेरण या सह प्रेरण, सह प्रेरण। ठीक है, ठीक है। और कुछ इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के किस सिद्धांत पर, तो एक तो बोल सकता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। और किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस नियम पर कार्य करेगा, तो ये करेगा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। और सिद्धांत क्या है इसका, सिद्धांत होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, सह प्रेरण, अनोन्य प्रेरण। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे। हाँ, परिणाम मित्र पारस्परिक प्रेरण, जिसको बोलते हो म्यूचुअल इंडक्शन। जो पारस्परिक शब्द आया अब इसके अंदर, कौन सा, पारस्परिक को क्या बोलते हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस। प्रेरण को बोलते हो इंडक्टेंस। तो पारस्परिक का ध्यान रखना, पारस्परिक जो म्यूचुअल होता है उसको क्या बोलते हो, पारस्परिक भी बोलते हो। ठीक है, तो परिणामित्र पारस्परिक प्रेरण म्यूचुअल इंडक्टेंस या विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, या फिर आप बोल सकते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण
ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, सेकंड पॉइंट, जब परिणामित्र की प्राथमिक वाइंडिंग में प्रत्यावर्ती प्रदाय वोल्टता V1 किस में जाती है, प्राइमरी वाइंडिंग में दी जाती है, तो इसमें प्रत्यावर्ती धारा I प्रवाहित होती है। पता है प्राइमरी में सप्लाई दोगे तो प्राइमरी में जो वोल्टेज पैदा होगी वो कौन सी होगी, V1 होगी, और प्राइमरी में सप्लाई दी वो I होगी, जिसके कारण लोहक रोड में समान प्रकृति का प्रत्यावर्ती फ्लक्स पैदा होता है। बताया तभी मैंने किसमें, जब इसमें आपने क्या दिया, सप्लाई दी, क्या दी, सप्लाई दिया आपने, ठीक है, सप्लाई देते हैं, ये दी हमने सप्लाई। अब इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा वो एक समान प्रवृत्ति का होगा, किसका, एक समान प्रवृत्ति का होगा, ठीक है। दोनों में जो प्राइमरी के चालक जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेंगे वही सेकेंडरी के चालक छेदन करेंगे। ये नहीं कि सेकेंडरी के चालक अलग से चुंबकीय क्षेत्र का छेदन करेंगे, नहीं करेंगे, जो प्राइमरी में पैदा हुआ उसी का करेंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि दोनों में समान प्रवृत्ति का चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अब चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हो गया। फैराडे के नियम अनुसार जब प्राथमिक वाइंडिंग में धारा प्रवाहित होती है तो उसकी कोर में एक स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होता है जो दी गई वोल्टता का विरोध करता है। बताया तभी मैंने, आ गया हमारे पास वही चीज़। फैराडे के नियम अनुसार जब प्राथमिक वाइंडिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसकी कोर में, किसमें, कोर में एक स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होता है जो दी गई वोल्टता का विरोध करता है। इसे स्थैतिक विरोधी विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। कैसे कैसे करेगा विरोध, बताया मैंने। इसमें क्या दिया आपने, सप्लाई दी, सप्लाई दी तो क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ। अब इसको जब लोड नहीं लगा हुआ तो आपके जो सेकेंडरी चालक होते हैं उसमें कोई विद्युत वाहक बल पैदा नहीं होगा। जैसे ही आपने ये लैंप लगा दिया या लोड लगा दिया, आपने क्या लगा दिया, लोड लगा दिया, तो कोर में जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है वो क्या करने लग जाएगा, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध, इसका मुख्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध होता है। जैसे आपके पास φT है टोटल, ठीक है, काम आने वाला है आपके पास फाई, कुछ मान लो φM यानी मेन फ्लक्स, ठीक है, ठीक है, φM हो गया, माइनस कोर में पैदा हो रहा है उसको आप मान सकते हो φC मान लो, कोर, क्योंकि कोर का C होता है, जैसे इंग्लिश में लिखते हो CORE, कोर, तो हमने इसका पहला वर्ड उठा लिया। और जैसे आपके पास मेन फ्लक्स होता है, मेन फ्लक्स, इसका पहला वर्ड ले लिया हमने, ठीक है। तो मेन का ही हो गया माइनस φC। तो अभी आपके पास टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, φC कटेगा किसके अंदर, जो मेन फ्लक्स है आपके पास उसके अंदर, फिर जो फ्लक्स बचेगा आपके पास वो सेकेंडरी के चालक छेदन करेंगे तो वोल्टता कम होगी, आपके पास आउटपुट में वोल्टेज कम मिलेगी। तो ये समझ सकते हो, इसलिए आप क्या बोलते हो, इसलिए क्या होता है, जो विरोधी विद्युत वाहक बल पैदा होता है आपके कोर के अंदर होता है वो, ठीक है। अब कोर में जो विरोधी विद्युत वाहक बल पैदा होता है उसको कैसे ज्ञात करते हैं, ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ कमी है सूत्र में, वो मैं अभी पूरी कर देता हूँ। हमने लिखा E और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। तो E बराबर -N/dy/dt क्या होता है, E बराबर -N/dy/dt। डी क्या है, जो प्राइमरी में फ्लक्स होने वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है, उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र, और dt क्या है, फ्लक्स परिवर्तन में लगा समय। ये तो क्या हो गया, फ्लक्स परिवर्तन दर है ना। t क्या होता है, dt समय परिवर्तन है, समय परिवर्तन यानी फ्लक्स को परिवर्तन होने में लगा समय, इसको फ्लक्स को परिवर्तन में लगा समय है, ठीक है। और n क्या होता है, जो आपके पास टर्न की संख्या होती है, टर्न की संख्या, ठीक है, टर्न संख्या होती है, ठीक है, हो गया। माइनस क्या दर्शाता है,
जो मुख्य का विद्युत वाहक बल, जो मुख्य विद्युत वाहक उसका विरोध करता है, इसलिए हम क्या लेते हैं, इसमें माइनस लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास उत्तर क्या होता है इसका, आप रखोगे यहाँ पर तो E और माइनस का चिन्ह लगाओगे तो ये लगाने पर ये हो गया आपके पास E बराबर माइनस एन डी फाई बटे डी टी। तो ये सूत्र होता है हमारे पास विरोधी विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट टॉपिक। अब इसमें दे रखा है N1। N1 क्या है, वर्तनों की संख्या प्राथमिक है या टर्नों की संख्या, वर्तनों की संख्या की जगह वो बोल सकते हैं आप टर्नों की संख्या, किसकी संख्या, टर्नों की संख्या। और ईपी, ईपी जो आप, ईपी क्या होता है, प्राइमरी में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल कि प्राइमरी में कितना स्वप्रेरित हो रहा है जो मुख्य का विरोध कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास चौथा टॉपिक है, स्थैतिक विद्युत वाहक बल के कारण लोहक रोड में समान प्रवृत्ति का प्रत्यावर्ती फ्लक्स पैदा होता है। जो स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होता है उसी के आधार पर हमारे पास जो कोर में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, अगर जितना ज़्यादा कोर में विद्युत धारा पैदा होगी उतना ही ज़्यादा उसमें क्या होगा, फ्लक्स पैदा होगा। क्या होगा, फ्लक्स पैदा होगा। जितना ज़्यादा हमारे पास स्वप्रेरित का ई पैदा होगा उतनी ज़्यादा उसमें क्या होगी, सॉरी फ्लक्स पैदा होगा, उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या होगी, उसमें आई पैदा होगी। क्या होगी, आई, दोनों एक दूसरे के समानुपात में चलती है। ठीक है, ये लो। ठीक है, चौथा पॉइंट भी क्लियर हो गया। पांचवा पॉइंट है, यह उत्पन्न फ्लक्स लोहक रोड द्वारा दोनों वाइंडिंग प्राथमिक तथा द्वितीयक को चुंबकीय क्षेत्र से जोड़ता है। जो कोर में चुंबकीय क्षेत्र है, जो प्राइमरी वाइंडिंग चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है, कौन सी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, तो बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बना लेते हैं, ये प्राइमरी वाइंडिंग के द्वारा, ये सेकेंडरी के द्वारा। अब बोल रहा है दोनों वाइंडिंगों द्वारा प्राथमिक तथा द्वितीयक चुंबकीय क्षेत्र से जोड़ता है। तो इनके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा ये एक क्या करता है, एक दूसरे को जोड़ता है। तो आप इसको बोल सकते हो कि जो ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ठीक है, वो किसके द्वारा जुड़ी होती है, तो उसके अंदर कौन सा संबंध होता है, चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है। ठीक है, और दोनों वाइंडिंगों के मध्य प्रतिरोध कितना होता है, यानी इसके मध्य और इसके मध्य आर का मान कितना होता है, आर का मान होता है इसके मध्य, ये लो आर, आर का मान होता है अनंत। कितना होता है, अनंत, क्योंकि दोनों क्या होती है, ओपन सर्किट होती है, दोनों वाइंडिंगों का परिपथ अलग अलग होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये क्या होती है, इनमें प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, पॉइंट छठा, फैराडे के नियम अनुसार ही इन्हें पारस्परिक फ्लक्स द्वारा परिणामित्र को द्वितीयक वाइंडिंग में पारस्परिक विद्युत वाहक बल ईएस उत्पन्न होता है। प्राइमरी में सप्लाई देते हैं, सेकेंडरी के चालक छेदन करते हैं, तो सेकेंडरी में किस नियम के अनुसार पैदा होता है, फैराडे के नियम के अनुसार। क्यों, फैराडे का पहला नियम क्या बोलता है, दो चीज़ या दो वस्तुओं में से एक चीज़ घूमनी चाहिए, दूसरी स्थिर। जो ट्रांसफार्म होता है उसके अंदर घूमने वाला भाग तो होता नहीं है, तो पहली चीज़ तो यहाँ पर सिद्ध हो गई। दूसरी, अब घूमना क्या चाहिए, दूसरे में घूमेगा क्या, फ्लक्स घूमेगा। ठीक है, और दूसरा नियम होता है फैराडे का, जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो उस फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। जितनी ज़्यादा फ्लक्स परिवर्तन की दर होगी उतना ही ज़्यादा हमारे पास विद्युत वाहक बल क्या होगा, पैदा होगा। ठीक है, तो सातवां टॉपिक क्या है, द्वितीयक वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल। जो द्वितीयक वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल लोड की उपस्थिति में वाइंडिंग की धारा प्रवाह करता है, इसे भी वोल्ट मात्रक में प्रतिनिधित्व किया जाता है, अक्सर ES से व्यक्त किया जाता है। सेकेंडरी में कब विद्युत वाहक बल प्रवाहित होगा, किसमें, सेकेंडरी वाइंडिंग में। जब आपके पास सेकेंडरी वाइंडिंग ये होगी, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी में कब विद्युत वाहक बल पैदा होगा, जब इसके अंदर क्या होगा, लोड लगा होगा। क्या लगा होगा, जैसे आपने लोड में लैंप लगा दिया, क्या है, लैंप लगा दिया आपने, ये लैंप क्या करने लगा, लोड का काम करने लगा, तो इसमें क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। अगर आप इसके अंदर क्या नहीं लगाया, लोड नहीं लगाया, तो इसके अंदर क्या होगा, विद्युत वाहक बल धारा प्रवाहित होगी क्या, सेकेंडरी के अंदर, ये प्राइमरी होगी, इसके अंदर धारा प्रवाहित होगी, नहीं होगी, जब तक लोड नहीं संयोजित कर दोगे। ये मान लो आपने ये लोड संयोजित कर दिया इसके अंदर अब धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। ठीक है, जब तक लोड नहीं होगा तब तक इसके अंदर धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, अब ये है हमारे पास सेकेंडरी में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, तो यहाँ पर ES कर सकते हो आप, यहाँ पर वही माइनस। ठीक है, ये भी उसकी बात, मेन जो आपको मुख्य विद्युत वाहक बल हो रहा है उसकी बात नहीं हो रही है, यह स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल जो आपके ट्रांसफार्मर कोर में पैदा होता है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये भी सूत्र उसी के समान हो गया। इसमें प्राइमरी में उत्पन्न करोगे तो P लग जाएगा, सेकेंडरी में कर रहे हो तो ऐसे लग जाएगा, एक ही चीज़ है दोनों। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वही N2 टर्नों की संख्या द्वितीयक वाइंडिंग में म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यूचुअल विद्युत वाहक बल, अतः कहा जा सकता है कि उपरोक्त विवरण से अब के क्या होता है इसके अंदर, के क्या दे रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, क्या दे रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो ES/EP बराबर, सॉरी इसमें मिस्टेक है, इसमें क्या आएगा NS या N1 मान से N2/N1, ठीक है। इसकी जगह आप 1 की जगह 2 कर लेना, जैसे मैं बता देता हूँ आपको कैसे क्या करोगे। 2 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है, ठीक है। और अलग से वो लिख देता हूँ मैं, तो K बराबर ES/EP बराबर N2/N1, ठीक है। ये हो गया, ये कौन से इसके अनुसार आया, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के अनुसार, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के अनुसार हो गया हमारे पास। तो अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जिसमें E का मान ज़्यादा होगा उसमें N का मान भी ज़्यादा होगा। अब इसमें क्या हो रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग में मान लो विद्युत वाहक अधिक पैदा हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, टर्न भी क्या है, अधिक है। अब जिसमें मैं मान लो सेकेंडरी में विद्युत वाहक अधिक है तो धारा का मान क्या होगा, कम होगा, तो IP क्या आएगी, ऊपर आएगी, और IS कहाँ पर आएगा, ठीक है। IS क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा IS, ठीक है। IS कहाँ पर आ गया, नीचे आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, ठीक है। अब इसमें के दे रखा है, जहाँ के क्या बता रखा है, के का मान है जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है, के क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, ठीक है। चलो अभी देखा ट्रांसफार्मर व्यवहार वोल्टेज प्रकृति के अनुसार ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की प्रकृति कौन सी है, नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं, तो सीरियल नंबर में 1 आ गया, स्टेप अप में कैसे अधिक होगा हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है वो कैसे स्टेप अप होगा, ठीक है। स्टेप अप कैसे होगा, अब देखो जब सेकेंडरी में वोल्टेज का मान अधिक है, ठीक है। ये तो एक सही कलर हो गया, कलर चेंज करते हैं। सेकेंडरी में ES का मान क्या हो गया, अधिक हो गया, और N2 का मान भी ज़्यादा हो गया। सेकेंडरी में विद्युत वाहक बल का मान भी अधिक है और सेकेंडरी में टर्न की संख्या भी अधिक है, या फिर आप बोल सकते हो वह ट्रांसफार्मर जो इनपुट सप्लाई को बढ़ाकर आउटपुट में अधिक वोल्टेज प्रदान करता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेप ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो हमारे पास इसमें एक समीकरण देखा जाए, समीकरण के तौर पर कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, E2 ग्रेटर, यानी ES क्या है, अधिक है EP की अपेक्षा, एवं N2 अधिक है N1 की अपेक्षा। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन में आते हैं, ES कम होगा किसकी अपेक्षा, E1 की जगह या EP की जगह, EP अधिक होगा और E2 क्या होगा, कम होगा। N1 अधिक होगा और N2 क्या होगा, कम होगा। या आप बोल सकते हो वह ट्रांसफार्मर जो इनपुट वोल्टेज को घटाकर आउटपुट में कम वोल्टेज प्रदान करता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, सरण फ्लक्स यानी लीकेज फ्लक्स। यह फ्लक्स जो निर्धारित फ्लक्स यानी जो कोर होती है, शेड्यूल पोल पथ दे रखा है, यानी चुंबकीय मार्ग होता है, ठीक है। क्या होता है, चुंबकीय मार्ग, जिसे आपके पास चुंबकीय मार्ग में से न होकर, जैसे मेन फ्लक्स तो आपका किस में जाएगा, कोर के अंदर से जाएगा, ठीक है, जो काम आने वाला। लेकिन जो लीकेज फ्लक्स होगा, कौन सा फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स होगा, वो मान लो यहाँ से तो निकल तो गया लेकिन बाहर फैल गया कहीं पर, दूसरी हमारे काम ही नहीं है, तो ये क्या होता है, लीकेज फ्लक्स होता है जो अनावश्यक रूप से बाहर फैलता रहता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है यह फ्लक्स जो निर्धारित शेड्यूल पथ यानी चुंबकीय मार्ग में स्थापित न होकर अन्य किसी पथ में स्थापित हो जाता है, सरण फ्लक्स कहलाता है या लीकेज फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। सरण फ्लक्स अनुपयोगी फ्लक्स का घोतक होता है, जो हमारे पास उपयोग होता है
वो तो मैन फ्लक्स हो गया, लेकिन जो काम में नहीं है ये अनावश्यक रूप से शक्तियों की खपत कर रहा है, वो क्या होता है हमारे पास, लीकेज फ्लक्स होता है। जब फ्लक्स का मान, लीकेज का मान ज़्यादा होगा तो हमारे पास आउटपुट में वोल्टेज भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, जितना कम लीकेज होगा उतना ही हमारे पास आउटपुट में वो शक्ति ज़्यादा मिलेगी या वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, सरण फ्लक्स का मान धारा पर निर्भर करता है। जो लीकेज फ्लक्स होता है उसका मान किस पर, लोड धारा पर। जितनी ज़्यादा लोड धारा होगी, या बोल सकते हो जितनी धारा लीकेज धारा होगी, उतना ही ज़्यादा इसमें क्या पैदा होगा, फ्लक्स पैदा होगा। आपके पास क्या होगा, फ्लक्स पैदा होगा। ठीक है, तो जो आपके पास फ्लक्स का मात्रक दे रखा है वेबर, क्या होता है, वेबर। फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर। और प्रतीक क्या होता है, फाई। फाई कैसे लिखा जाएगा, ये लो फाई। ये फाई का क्या हो गया, प्रतीक। ठीक है, ये हो गया हमारे पास लीकेज फ्लक्स हो गया। लीकेज फ्लक्स क्या होता है, यह फ्लक्स जो निर्धारित पथ या चुंबकीय मार्ग में स्थापित न होकर किसी अन्य पथ में स्थापित हो जाता है, सरण फ्लक्स। इसको सरण फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये फ्लक्स कौन सा, लीकेज। ठीक है, ये हो गया, 5 हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कौन सा होगा, ट्रांसफार्मर के लाभ, एडवांटेज ऑफ ट्रांसफार्मर। अब देखो क्या क्या लाभ है। अन्य सभी वैद्युतिक मशीनों में ट्रांसफार्मर की दक्षता सर्वाधिक रहती है। अन्य कोई सी मशीन हो, उनमें किसी भी प्रकार की मशीन हो, सबसे अधिक दक्षता किसकी होती है, ट्रांसफार्मर की। वो भी कितनी, 90 से 98, यानी कि 90 से 98% आपको आउटपुट में दे सकता है। ये सबसे कम विद्युत शक्ति की खपत किस में होती है, ट्रांसफार्मर के अंदर। ठीक है, आमतौर पर यह मान कितना होता है, 90 से 98%। ये मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट है, आपको ये पूछा जाता है हर बार, ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है या मान कितना होता है, तो ये होता है 90 से 98%। अगर आपको कहीं पर 90 से 95% मिल जाए, कितना, 90 से 95, तो 90 से 95 भी करना, क्योंकि वो किसके अंदर आ गया, 90 से 98 के अंदर आ गया। अब आपको दे सकता है 90 से 92 भी दे सकता है, होगी किसके अंदर, 90 से 92 के अंदर होगी, 90 से 98 के अंदर होगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है, यद्यपि ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, पता है एक युक्ति है, अर्थात इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं रहता, अतः इसमें हानियाँ भी कम रहती है। हानियाँ कम होने के कारण इसकी दक्षता क्या हो गई, अधिक हो गई। इसमें ना तो कोई घूमने वाला भाग है, घूमने वाला भाग नहीं है, तो इसमें ना तो कोई यांत्रिक शक्ति है, ना वायु घर्षण शक्ति है, ना घर्षण शक्ति है। ये शक्तियाँ होती तो हमारे पास आउटपुट में क्या होगी, वोल्टेज या दक्षता क्या होती, कम होती। तो ना तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, हानियाँ है, ना घूमने वाला भाग है, ओनली एक स्थिर भाग है। स्थिर भाग है तो चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र घूमेगा तो अधिकतम विद्युत आघूर्ण पैदा होता है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोले, इसके अतिरिक्त ज़्यादा संरक्षण देखभाल की जरूरत नहीं होती। ट्रांसफार्मर होता है उसमें अधिक देखभाल की आवश्यकता भी नहीं होती, क्योंकि जिसके अंदर कोई घूमने वाला भाग होता है, क्या होता है, घूमने वाला भाग, उसके अंदर हमें देख रेख की आवश्यकता होती है। लेकिन ट्रांसफार्मर के अंदर कोई घूमने वाला भाग ही नहीं है, तो हमें उसके कम देख रेख की आवश्यकता होती है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, ट्रांसफार्मर का आविष्कार उत्पादन, पारेषण एवं वितरण व्यवस्था के लिए वरदान है। इसके लिए ट्रांसफार्मर का आविष्कार होता है, वो उत्पादन, जो विद्युत उत्पादन होती है, वितरण होती है, पारेषण होती है, इन सभी व्यवस्थाओं के लिए क्या है, वरदान है। क्योंकि हमारे पास 250 वोल्टेज को हम करोड़ों वोल्टेज में बढ़ा सकते हैं, किसके द्वारा, ट्रांसफार्मर के द्वारा। और करोड़ों वोल्टेज को कई वोल्टेज में, जैसे 10 वोल्टेज, 100 वोल्टेज, 20 वोल्टेज, 1000 वोल्टेज में परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो आप एक वोल्टेज को करोड़ों में या करोड़ों को एक वोल्टेज में परिवर्तन कर सकते हो इजी तरीके से, यानी आसानी से, किसके द्वारा, ट्रांसफार्मर के द्वारा। ठीक है, क्योंकि इस युक्ति द्वारा वोल्टता का मान आसानी से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास इतना होगा, अब आएंगे बाकी टॉपिक लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताओ। जिससे आप कमेंट करते हो तो उससे क्या होता है, हमारे पास और उत्साह बढ़ता है कि हाँ हमने अच्छा किया है, अब और भी अच्छा देने की कोशिश करेंगे आपको। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताओ। और एक चीज़, आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो
और उनसे बोलो कि सब्सक्राइब भी करो, जिससे और बेल आइकन बटन को भी दबाए, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको, जिससे आपकी तैयारी भी अच्छी हो। क्योंकि अब लॉकडाउन फिर से लगने की तैयारी है। अगर लॉकडाउन लग गया तो हमारी ITI क्लियर नहीं होगी, या फिर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तो कोई बात नहीं कर सकते लॉकडाउन में, क्योंकि कंपटीशन की एग्ज़ाम तो होगी ही नहीं लॉकडाउन में। तो अब जो ITI वाले बच्चे बचे हैं उनके लिए बेनिफिट ये होगा कि उनके ऑनलाइन क्लास लगेगी, तो ऑनलाइन में जो समझ में आए, समझना पड़ेगा आपको ऑनलाइन क्लास में किस तरह से पढ़ा रहे हैं किस तरह से नहीं, तो उनको भी फ़ायदा हो। इसलिए इस वीडियो को आगे से आगे आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। क्या तो उनको बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करो, जो जिससे नेक्स्ट वीडियो आने वाला वीडियो है वो अच्छी तरह से मिले, अच्छी तरह से समझो। अगर वीडियो में आपको कोई कमी लगे तो मेरे कमेंट में करके बताओ कि सर ये कमी है, इसको सही करो। वो तभी हमें पता लगेगा कि हमने कैसा क्या काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, क्या कमी है क्या कमी नहीं है। ठीक है, तो अब जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।